हाय फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के हमारे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि एग्ज़ाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद रोलेट एक्ट जिसे काला कानून कहा गया, उसके बाद हंटर कमेटी की जो बैठक होती है, इसके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब चल रहा होता है हमारा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में, उन्हीं के बीच में जो है हंटर कमेटी, जिसे वो जो रोलेट एक्ट है, इसकी जो है स्थापना यानी स्थापित होती है। उस समय जो थे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय जो नवयुवक थे वह काफ़ी बढ़ चढ़कर जो है सेना में भर्ती हुए, क्योंकि महात्मा गांधी से ब्रिटेन सरकार ने बोला था कि आप जो है अपने भारतीय युवाओं को हमारे सैनिक में भर्ती कराइए, इस युद्ध में मदद करिए और आने वाले समय में हम आपके देश को स्वतंत्र कर देंगे, छोड़ देंगे। और इस दौरान महात्मा गांधी ने भी वैसा किया और उन लोगों को लगने लगा कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा, युद्ध के खत्म होने के बाद जो भारतीय युवा है वह काफ़ी जो है अच्छे तरह से बन चुके होंगे, क्योंकि एक सेना में भर्ती होने के बाद वह जान चुका होगा कि हमारा अधिकार क्या है, और इस तरह से वो लोग अपनी मांग करेंगे। और दूसरी ओर जो था गरम दल के नेता और नरम दल के नेता सन 1916 में एक हो चुके हैं और मुस्लिम लीग भी एक हो चुकी है। उसके बाद महात्मा गांधी जो थे वह 1915 में भारत आ चुके हैं और आने के बाद उन्होंने कई आंदोलन भी यहाँ पर कर दिए। उसके पहले जो दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पर भी इनका काफ़ी अच्छा परचम दिखाई दिया। और इस तरह से जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थे उनको लगने लगा कि आने वाले समय में यह लोग हमसे प्रश्न करेंगे, हमसे मांग करेंगे भारत को स्वतंत्र करने का, और हमसे सवाल भी करेंगे। और वो लोग यह चाहते नहीं थे कि ये भारतीय हमसे अपना अधिकार मांगे। उसके बाद देखते हैं हम इसको विस्तार से। एक कमेटी बैठाई जाती है, एक कमेटी बैठती है ब्रिटेन में। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, जो इसके अध्यक्षता किए थे, वो थे सिडनी रोलेट। वो थे सिडनी रोलेट। सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में ये क्या थे, तो ये हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के जो थे न्यायाधीश थे। ब्रिटेन में ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे और इनके द्वारा जब यह कमेटी बैठती है, एक कमेटी बैठती है, यह कमेटी बैठाई जाती है। और इस कमेटी की जो डेट थी वह थी 10 सितंबर 1917 को। यह कमेटी जो है बैठाई जाती है ब्रिटेन में, किसके अध्यक्षता में, तो सिडनी रोलेट के। इन्हीं के नाम पे ही रोलेट एक्ट का नाम पड़ता है। सिडनी रोलेट जो थे हाई कोर्ट के जो थे न्यायाधीश थे, और यह एक जो है कमेटी बैठाते हैं और यह कमेटी जो है कार्य करती है 1 साल। और सन 1918 में यह कमेटी जो है यह प्रस्ताव जो है वह पारित करती है। 1918 में 1 साल कार्य करने के बाद यह कमेटी जो है यह प्रस्ताव को पारित करती है। और पारित करने के बाद जो है ये कमेटी है, यह कमेटी जाती है कहाँ पर, संसद में, ब्रिटेन के संसद में। ब्रिटेन के क्या करता है, पारित करता है कि ठीक है यह कानून हम पारित करते हैं, यह कानून को हम यह बिल पास करते हैं। यह बिल जो है भारत जाएगी और इस बिल जो है अपना कार्य करेगी। तो वह जो है कानून भारत पहुंचता है, और जब भारत पहुंचता है तब यह पहुंचता है कब, फरवरी 1919 में। क्योंकि 18 में तो यह जो थी कमेटी कार्य कर चुकी थी बिल पास करने के लिए, और संसद इस बिल को पास कर दिया। तो यह बिल पहुंचता है फरवरी 1919 में, इसे लागू कर दी, इसे जो है संसद में दे दिया जाता है। और जब यह पारित होता है तो इसका नाम जो रखा जाता है वह क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम
अराजकता अधिनियम 1919। यह जो कानून बना था यह इसका नाम था क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम 1919 के नाम से यह कानून जो है यह बिल संसद द्वारा पारित किया जाता है, इसे पास कर दी जाता है इस बिल को। जब यह भारत पहुंचता है तो भारत के पहुंचने के क्रम में यह बिल भारत आती है, और जब यह बिल भारत में चालू किया जाता है तो वो था 18 मार्च 1919 को यह जो है कानून लागू कर दिया जाता है भारत में। यह जो कानून था यह कानून था किसके लिए? यह कानून हमारे भारतीय क्रांतिकारी के लिए था जो भारत की आज़ादी चाहते थे, कि जो चाहते थे कि हमारा भारत आज़ाद हो जाए और अब जो है फिरंगी जो अंग्रेज है हमारे भारत को छोड़ दें, ये जो थे वो चाहते थे। लेकिन जो रोलेट एक्ट काला कानून, ये जो कानून था वो क्या चाहता था कि जितने भी लोग क्रांतिकारी जो हैं चाहेंगे कि हम लोग विद्रोह करें और ब्रिटेन के जो यहाँ पर फिरंगी जो अपने देश जाए उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। इस तरह से इनका जो था प्रस्ताव था। और यह कानून जब बना तो कानून का मतलब क्या था कि यह कानून जब बना तो इसे लागू किस तरह से किया जाएगा, यह कार्य कैसे करेगी, तो इसको देखते हैं। यह 18 मार्च को जो है भारत आ चुका है और लागू हो चुका है। तो उसमें था कि जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेट जो हैं, मजिस्ट्रेट किसी को भी A to Z किसी को भी शक के नजरिए से, कैसे शक के नजरिए से गिरफ्तार कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट को यह आदेश था कि आपको किसी के ऊपर भी शक हो, वह निर्दोष है कि दोष है, वह अपराधी है कि अपराधी नहीं है, इस तरह से जो मजिस्ट्रेट जो है एक शक भी कर सकता था कि हमें शक है कि आप जो है अपराधी है, आप अपराधी हैं, हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो जो व्यक्ति है वह अपनी कोई सफाई नहीं देगा कि सर हम अपराधी नहीं है, हम इसने यह कार्य नहीं किया है। तो इस तरह का इस कानून में जो था कि आप अपना कोई सफाई नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, हम आपको गिरफ्तार करेंगे तो करेंगे, बस इस तरह से या जो है शक के नज़रिए से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस कानून को कहा गया था बिना अपील, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून। इस कानून में साफ साफ लिखा था कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील हम आपको गिरफ्तार करेंगे, आप इसके लिए कोई वकील नहीं लाएंगे, किसी भी वकील की जरूरत नहीं होगी। उसके साथ साथ बिना अपील, आप कोई भी अपील भी नहीं करेंगे सर कि हमें छोड़ दीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, इस तरह से कोई भी हाथ मिनती जोड़कर कोई भी मिन्नत नहीं मांगी जाएगी, किसी भी तरह की सुनवाई नहीं होगी। उसके साथ साथ बिना दलील, आप जो है कोई दलील पकड़ कर नहीं लाएंगे कि आप जो है सोर्स लगाने के लिए कि सर आप चलिए, आपके चलने से हो सकता है, छोड़ दें, इस तरह का कोई भी नियम कानून नहीं था इसमें। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, आपको शक के हो गया हमें तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे तो करेंगे। उसके बाद इसे जो था काला कानून भी कहा गया था, काला कानून। और रोलेट एक्ट, जो रोलेट एक्ट था, जो सिडनी रोलेट था, उसी के नाम पे रखा गया रोलेट एक्ट। जब भारत आया इसका नाम पड़ा रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट रखा गया और काला कानून भी कहा गया इसे। काला कानून या किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी के द्वारा इसे काला कानून कहा गया। इसका नाम और क्रांतिकारियों द्वारा और भी रखा गया था, लेकिन जो महत्वपूर्ण थे वो जैसे काला कानून और रोलेट एक्ट। तो यह कानून भारत आ गया और आने के बाद यह अपना कार्य चालू कर दिया। उसके बाद अब भारत में क्या था कि भारत में अब जो है इसका विद्रोह करने के लिए
हमारे भारतीय क्रांतिकारी सामने आने लगे कि हम जो है यह कानून को मानेंगे नहीं, इसका विरोध करेंगे, हम इसके जो है इस कानून को नहीं मानेंगे, हम इसका विरोध करते हैं। और फिर करते क्या है कि जो हमारे थे श्रद्धानंद, याद रखेंगे श्रद्धानंद जो थे, श्रद्धानंद करते क्या है कि 30 मार्च 1919 को 30 मार्च 1919 को दिल्ली से एक रैली निकालते हैं, दिल्ली से एक महारैली, दिल्ली से एक महारैली निकालते हैं कि हम इस कानून का जो है विरोध कर रहे हैं, हमें ऐसा कानून भारत में नहीं चाहिए। इस तरह से इन्हें क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद जो थे श्रद्धानंद साहब, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब आते हैं हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ब्रिटेन को मालूम था कि यह एक ऐसा बंदा है जो अपने लाठी के सहारे पे पूरे भारत को हिलाने का पावर रखता है। तो उस व्यक्ति को क्या किया कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने एक सभा बैठाई चाहिए जिसे सत्याग्रह सभा कहते हैं, सत्याग्रह सभा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की नींव डाली कि हम सत्याग्रह सभा करेंगे, बहिष्कार करेंगे इसका। तो जो सत्याग्रह सभा रखने की इन्होंने मांग की, तो इन्हें पंजाब से जो थे, पंजाब से इन्हें बुलावा आया कि गांधी जी आप पंजाब चले आइए, पंजाब आने के बाद यहाँ से जो है आप इसका जो है नेतृत्व करिए, सभा जो सत्याग्रह सभा है यहाँ से चलाइए। तो महात्मा गांधी जो थे कहे ठीक है हम आ रहे हैं पंजाब। तो पंजाब जाने लगे। तो पंजाब जाने के क्रम में पंजाब पहुँचे तो एक जगह है पलवल। पलवल में महात्मा गांधी को 6 अप्रैल 1919 को क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। महात्मा गांधी को 6 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद इन्हें कहाँ भेज दिया गया, मुंबई, कि आप जाइए मुंबई जेल में जाइए और वहीं पर अपना गुजारा करिए। क्योंकि आप अगर बाहर रहेंगे, जो ब्रिटिशर्स थे वो जानते थे कि अगर यह व्यक्ति जो गांधी है अगर यह बाहर रहेगा तो यह बहुत बड़ा आंदोलन कर देगा, इसलिए पहले इसे रास्ते से हटा दो। इसलिए इन्होंने क्या किया कि मुंबई भेज दिया, महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर दिया, गिरफ्तार करके पलवल से उठा लिया, इन्हें पंजाब में भेज दिया मुंबई। अब उसके बाद आते हैं हमारे क्रांतिकारी जो जलियांवाला बाग की आगे तरफ हम बढ़ते हैं। फिर आता है इन्हें 6 तारीख को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। फिर देखते हैं हम अगला आता है हमारा 9 अप्रैल। अब 9 अप्रैल को क्या हुआ, 9 अप्रैल को जो था ये हुआ कि उस समय 2 व्यक्ति थे। 9 अप्रैल को हमारा एक त्यौहार भी था, हिंदू त्यौहार भी था, रामनवमी। रामनवमी जो था 9 अप्रैल को था। तो उसमें जो थे 2 व्यक्ति थे जो नेतृत्व कर रहे थे, एक आंदोलन निकाले थे पंजाब से। एक का नाम था सत्यपाल और जो दूसरे थे वो थे किचलू साहब, डॉक्टर किचलू और सत्यपाल ने मिलकर एक महारैली निकाली। और इस रैली में इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का परचम भी लहराया कि हिंदू मुस्लिम जो है वह एक होकर के जो रोलेट एक्ट है इसका विरोध करेंगे। तो जो थे हिंदू और मुस्लिम ये दोनों जो थे इसका नेतृत्व किए, हिंदू मुस्लिम की एक रैली निकाली। इस रैली में हिंदू मुस्लिम एकता का एक परचम भी लहराया। और उसके बाद जब पता लगता है ब्रिटेन को कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं ऐसा कार्य कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को एक कर रहे हैं, तो वो लोग करते क्या है कि तुरंत सत्यपाल किचलू साहब को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद भेज दिया गया, जाइए कि आप भी जेल जाइए। अब इन्हें गिरफ्तार करके 9 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें भेज दिया गया। अब उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो आगे आता है पंजाब में जो एक सिख धर्म है, बैसाखी का त्यौहार।
बैसाखी का त्यौहार पड़ता है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को उस दिन बैसाखी का त्यौहार था। उसी के त्यौहार के उपरांत जो थे व्यक्ति इकट्ठा हुए थे अमृतसर पंजाब में, जिसे जलियांवाला बाग कहा जाता है। जलियांवाला बाग कहाँ है? तो ये अमृतसर पंजाब में है। अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग है और वहीं पर जो थी एक भीड़ इकट्ठा होती है करीब 2000 की। अन्य बुक में कई बुक में 3000, कई बुक में जो थे अपने हिसाब से दिया, किसी में 1500, 1200, 2000। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम 2000 रखते हैं कि यहाँ पर जो थे 2000 व्यक्तियों की उपस्थिति होती है जलियांवाला बाग में, जो विद्रोह कर रहे होते हैं। जो बैसाखी का त्यौहार भी था, उसके साथ साथ इन्होंने जो हमारे क्रांतिकारी थे किचलू साहब और सत्यपाल और महात्मा गांधी और श्रद्धानंद, इनको गिरफ्तार करने के बाद वो लोग चाह रहे थे कि इनको रिहाई दे दी जाए। इसी के उपरांत वो लोग एक जो थे आंदोलन करने की वहाँ पर उद्देश्य से इकट्ठा हुए थे। तो जब यह बात पता लगती है किसे? जनरल ओडायर को। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि जनरल ओडायर जो था वह पंजाब का लेफ्टिनेंट कमिश्नर था। पंजाब का लेफ्टिनेंट कमिश्नर जो था वो जनरल ओडायर था। जनरल ओडायर ने आदेश दिया कर्नल ओडायर को आदेश दिया कि आप जो है जाकर के वहाँ पर जो जलियांवाला बाग में जो आंदोलन का एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है, वहाँ पर जाकर आप अपना जो है प्रदर्शन करिए और उसको हटा दीजिए। एक तरह से उसे किसी भी रूप में वहाँ से हटाइए बस। इस तरह से इन्हें आदेश मिला। और जब यह आदेश पाता है उसके साथ साथ इससे भी रोलेट एक्ट जो लागू हो चुका होता है उसके अधीन रहकर भी इसने यह कार्य करने की काफ़ी उचित चाहा। और यह जब पहुँचता है, इसे जो खबर लगती है वह 12:40 पे 12:40 पे ये लोग पहुँच जाते हैं जलियांवाला बाग पे पहुंचते हैं 12:40 पे। अब जब 12:40 पर ये लोग पहुंच जाते हैं तो अब क्या करते हैं कि बाग को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। बाग जो है हमारा जलियांवाला बाग ये हो गया, मान लीजिए जलियांवाला बाग हो गया और इसमें जो है एक ही गेट है। जलियांवाला बाग में एक ही गेट है आने के लिए और इसमें एक कुआं थी। बाग में एक कुआं और अन्य जो थे वो पेड़ होड़ थे इसमें। तो जब पहुंचता है कर्नल डायर, यह करता क्या है कि वहाँ यहाँ पर अपना तोप लगा देता है। यहाँ पर इसकी जो है एक तोप लग गई दरवाजे पे, दरवाज़ा बंद। उसके बाद अपना जो था करीब 170 या 200 इसके सैनिक थे, वह चारों तरफ सैनिक लगवा दिए। लगवाने के बाद यह जो थे क्रांतिकारी थे उनको कोई भी सूचना नहीं दिया, किसी तरह का वार्निंग इनको नहीं दिया कि आप जो है यहाँ से भाग जाइए वरना हम आप पर प्रहार करेंगे, गोली मारेंगे, कुछ भी करेंगे। इस तरह से कोई चेतावनी इसने नहीं दिया। इसने किया क्या कि तुरंत आदेश दे दिया, तुरंत 10 मिनट, तुरंत आदेश दिया। 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चली। 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चली और इस दौरान जो थे जलियांवाला बाग में लाशों की ढेर लग गई। उसके साथ साथ जितने भी व्यक्ति थे भाग दौड़ में कुएं में कूदने लगे चारों तरफ से जान बचाने के लिए। कुआं जो था वह लाशों से भर गया, पूरा कुआं लाशों से भर गया। आप जब भी अगर कभी भी जलियांवाला बाग को देखने जाएंगे ना तो देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। वहाँ पर आज भी वहाँ की दीवारों पर गोलियों के निशान जो है संजो कर रखा गया है। तो जब यहाँ से जनरल डायर ने जो था डायर, वह किस तरह से जलियांवाला बाग में गोली चलवाया और 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलवाई। 10 मिनट में 1650 राउंड गोली चलवाई और इस दौरान वहाँ पर अनगिनती व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। उसके साथ जब यह वहाँ पर घटना होती है उसके बाद होता है कि जो हमारे सरकारी दफ्तर में कार्य कर रहे थे भारतीय, जैसे जिन्ना साहब हो गए, जिन्ना और मालवीय साहब, मदन मोहन मालवीय, और एक थे
मजरुल हक, इनको भी याद रखेंगे। मजरुल हक ये व्यक्ति करते क्या है कि इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। जो उसमें सरकारी दफ्तर में काम कर रहे थे ये लोग इस्तीफा दे दिया। अन्य कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया कि हम गवर्नमेंट की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके गुलामी नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमारे टैगोर साहब थे, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। याद रखेंगे इसे, नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी? तो वो टैगोर साहब थे जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। उसके बाद फिर आते हैं, जब यह सब कुछ हुआ, जिन्ना साहब त्यागी, मौलवी साहब, मजरुल हक ने, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, महात्मा गांधी भी उसमें उपस्थित हो चुके थे, पहुंच गए थे। उसके बाद इन्होंने जब मांग की कि यह हमारे साथ बहुत गलत हुआ, हमारे साथ न्याय होना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट करते क्या है, ब्रिटिश, उन्होंने हंटर कमेटी की एक बैठक की। हंटर कमेटी की बैठक हुई अक्टूबर 1919 में, इसकी बैठक होती है। तो हंटर कमेटी भारत में बैठक कब होती है? तो अक्टूबर 1919 में। इस बैठक में जो थे 8 मेंबर थे, और 8 मेंबर में से 5 जो थे वह ब्रिटिश थे और 3 जो थे वह भारतीय थे। 3 भारतीय, 8 जो थे ब्रिटिश थे, और टोटल 8 हो गए। उसके बाद इस बैठक में जो कार्य हुआ, ये अक्टूबर में बैठा गया, और इसका जो परिणाम आया वह आता है फरवरी 1920 में। इसका रिजल्ट आ गया। इसका जो रिजल्ट आया था कि सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक यह जो था 789 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 120 जो है इसमें घायल हो गए थे। और जो तहकीकात रिपोर्ट जिसे मालवी साहब मदन मोहन मालवीय ने पेश किया था, उसमें 1300 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, और जो 2200 थे उन्होंने, उनकी जो थी वो 1300 मृत्यु हुई 1300 व्यक्तियों की, और 2200 इसमें घायल हुए। लेकिन जो स्वामी श्रद्धानंद जो ने अपना रिपोर्ट पेश किया, इसमें 1500 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 2400 घायल हुए। और जो डॉक्टर स्मिथ थे उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया, तो इन्होंने रिपोर्ट से 1800 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 2400 व्यक्ति इसमें घायल हो गए। तो ये था हंटर कमेटी जो आया था, और उसके मुताबिक जो इसका रिजल्ट आया वो हमारा इस चैट के हिसाब से है। तो हमारा हंटर कमेटी आने के बाद जो डायर था, इस डायर को पुरस्कार मिलने लगा ब्रिटिश द्वारा। जो यहाँ पर थे हमारे ब्रिटिश जो कार्यकर्ता थे, जो ऑफिसर थे, वह उन्हें जो है डायर को सम्मानित करने लगे कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कानून को अपना आधार बनाया, कानून की रक्षा की, कानून के हिसाब से कार्य किया। उन्होंने इसे कई तरह की उपहार दी जनरल डायर को। उसके बाद जो आते हैं हमारे ऊधम सिंह जो थे, इसमें काफ़ी अच्छा योगदान दिए जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में जब उसमें गोली चल रही थी तो उसमें उपस्थित उस बाग में थे ऊधम सिंह उस समय उपस्थित थे। ऊधम सिंह की आयु उसमें करीब 16 से 17 साल रही होगी। वह जब देखते हैं कि हमारे हमारे परिवार के मेंबर हैं, हमारे जो लोग हैं, वह ब्रिटिश जो है किस तरह से इन पर गोली बरसा रहे हैं, और इन्हीं से वह जो है 1919 में एक शपथ लेते हैं कि जब तक मैं डायर को मार नहीं लूँगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। उन्होंने एक शपथ ग्रहण कर ली। उसी दौरान उन्होंने कई कठिन परिश्रम की, और परिश्रम करते करते कई होटल में काम किए, अन्य तरह के कई कार्य किए, और पैसे इकट्ठा करते करते वह पहुँचते हैं कहाँ? ब्रिटेन। जब एक जो था डायर इतना कार्य करने के बाद इसे भेज दिया जाता है लंदन। जब लंदन पहुँचते हैं ऊधम सिंह लंदन पहुँचते हैं तो देखते हैं वह दौर था उस समय 1940 में पहुँचते हैं
तो उसमें जो था डायर को सम्मानित किया जा रहा था, इसे कर्नल की पोस्ट मिली थी। डायर को वह एक कांस्टेबल से एक जो है कमिश्नर बन चुका था। तो इसे देखते हैं लंदन में ऊधम सिंह, और उसमें डेट था 13 अप्रैल का दिन था, वही दिन था 13 अप्रैल का। उसी दिन 1940 में जाते हैं ऊधम सिंह और उसे सीने में सीधा सामने से 3 गोली मारते हैं। 3 गोली उसके सीने में धड़ाधड़ 3 गोली मारी, और वहीं पर जो था डायर की मृत्यु हो गई। और उसमें जो वहाँ पर मौजूद कांस्टेबल थे जो डायर के सम्मान में उपस्थित थे, वो लोग करते क्या है, ऊधम सिंह को गिरफ्तार करने से भी डर रहे होते हैं। ऊधम सिंह ने उनको समझाया कि देखिए हमारी दुश्मनी आपसे नहीं है, हमारी दुश्मनी जो थी डायर से थी। डायर ने किस तरह से जलियांवाला बाग में हमारे अपनों को किस तरह से गोली से न्यौछावर कर दिया, उसी का बदला लेने के लिए मैंने यह संकल्प लिया था, और आज हमारा यह संकल्प जो है वह पूरा हुआ। तो इस तरह से थे हमारे ऊधम सिंह। ऊधम सिंह से हमें एक सीख लेनी चाहिए कि जिसके लिए यह ठान लें तो उसे हम कर दिखाएंगे। ऊधम सिंह ने ठान लिया और अंत तक वह कर दिखाए। उसी तरह से एक स्टूडेंट को चाहिए कि जब वह किसी भी चीज़ की, किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करे, फोर्स की तैयारी करे, तो उसे एक प्रण ले लेना चाहिए कि मैं जब तक वर्दी को ग्रहण नहीं कर लूँगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। इस तरह से ऊधम सिंह के विचार पर एक स्टूडेंट को चलना चाहिए। तो आते हैं हम डायर पे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसको दूर करते हैं कि किस डायर को ऊधम सिंह ने मारा था। जनरल ओ डायर को मारा था कि कर्नल आर डायर को मारा था, तो इसको कंफ्यूज हम दूर करते हैं। जो हमारा जनरल ओ डायर था, जनरल ओ डायर की मृत्यु हो गई थी 1927 के आसपास में, इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो कर्नल आर डायर था, कर्नल आर डायर को 1940 में ऊधम सिंह ने मारा था। इसे आप याद रखेंगे कि ऊधम सिंह ने किसे मारा था, तो जो उस समय मौजूद होकर जो गोली चलवाया था उसे ऊधम सिंह ने मारा था, जिसने आदेश दिया था। उसकी तो मृत्यु 1927 के आसपास में हो चुकी थी। तो यह था हमारा आज का जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी और रोलेट एक्ट। कि रोलेट एक्ट भारत कैसे आया, आने के बाद या यहाँ पर किस तरह से कानून लागू किए। उसके बाद जो यहाँ पर उसमें थे हमारे गवर्नर जो थे उपस्थित थे, जो भारत के गवर्नर थे वो थे जेम्स चिम्सफोर्ड जो थे वो थे भारत के गवर्नर थे। इसको भी आप याद रखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसमें भारत के गवर्नर कौन थे, तो जेम्स चिम्सफोर्ड थे। तो आशा करते हैं आपको जो जलियांवाला बाग हंटर कमेटी से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें आसानी से कर ले जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।